फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो हम देख रहे थे कैसे यहाँ अंग्रेज व्यापार के लिए आए थे और उन्होंने पूरे साम्राज्य पर कब्जा किया। तो अंग्रेजों ने पहले टीपू सुल्तान को हराया, सबसे पहले बंगाल पर कब्जा किया, फिर टीपू सुल्तान को हराया, मैसूर पर कब्जा किया, फिर मुगलों को हराया। उसके बाद क्या किया, पैरामोंटेसी का दावा किया, सर्वोच्चता का दावा, कहा दिया कि सबसे ज्यादा सबसे ऊपर हम हैं, तुम लोग सब हमको मान लो, ये मेरे अंडर में रहो, ठीक है। उसके बाद अब आगे की कहानी देखेंगे। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। अब 1830 के दशक के अंत में आते आते क्या हुआ, इंग्लैंड को, ईस्ट इंडिया कंपनी को लगने लगा कि अब रूस जो है वो ज्यादा ताकतवर हो रहा है। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपने चपेट में ना ले ले। यहाँ पर था रूस और यहाँ पर था भारत। अब लग रहा था कि कहीं इधर इंग्लैंड इंग्लैंड को लग रहा था कि कहीं रूस अपने कब्जे में भारत को ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। अब ये जो है उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र जहाँ अफगानिस्तान और सिंध जो अभी ये बन गया है पाकिस्तान, उसको सोच रहा था अंग्रेज कि इसको अगर हम अपने कब्जे में ले लेंगे तो इस तरफ से ही रूस आएगा, तो फिर रूस आ नहीं पाएगा। तो इसलिए अंग्रेज सोच रहा था कि अब इधर बंगाल को कर ही लिए हैं, मैसूर को कर ही लिए हैं, पूना को कर ही लिए, तो चलो अब इधर उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर भी अपना कब्जा कर ही लेते हैं ताकि इधर से रूस ना आ जाए। 1800 उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1838 से 18 से बीच क्या किया, अफगानिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब अप्रत्यक्ष होता है कि डायरेक्ट शासन ना करके उसको अपने कब्जे में लिया और वहां पे अपना कोई राजा कठपुतली बना दिया जो कि उसी के कहने पे चलेगा। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया और 1843 में क्या हुआ, सिंध को भी ले लिया अपने कब्जे में। इसके बाद पंजाब की बारी थी। अब यहाँ पर पंजाब है, उसकी बारी है। यहाँ महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। वहां महाराजा रंजीत सिंह से अंग्रेज नहीं ले पा रहा था। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयां हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। 1800 रंजीत सिंह जब तक था तब तक नहीं ले पाया, रंजीत सिंह मर गया तो उसके बाद जो है 1839 में रंजीत सिंह मर गया, उसके बाद 1849 में पंजाब को भी अपने अंडर में कर लिया अंग्रेज, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, अब इधर वाला भारत का जो उत्तर पश्चिमी एरिया था वो भी अंग्रेज के कब्जे में आ गया। पहले बंगाल आया, मैसूर आया, फिर ये मराठा वाला आ गया, पूना वाला, और अब जो है उत्तर पश्चिम वाला जिधर अब पाकिस्तान है वो भी अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। अब विलय नीति देखेंगे। विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी इसको बोलते हैं, विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कैसे अंग्रेजों ने विलय नीति को अपनाया और कैसे एक एक करके बहुत सारे राज्य को अपने कब्जे में लिया। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चली। अब जो जो और राज्य बचा हुआ था उसको लेने के लिए भी दिमाग लगा रहा था। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया और इसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कर रहा था कि अगर कोई राजा मर गया तो पहले क्या था, राजा मरेगा उसका बेटा राजा बनेगा, तो क्या अगर बेटा नहीं रहता था तो गोद लेकर के किसी को राजा बनाता था, राजा जिसको गोद ले लिया। तो ये डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो है, लॉर्ड डलहौजी बोल दिया कि नहीं, अब ये गोद लेने वाला परंपरा हम नहीं चलने देंगे। जो राजा मर गया और उसका कोई बेटा नहीं है तो वो राज्य जो है हम अपने कब्जे में ले लेंगे। इसी तरह से झांसी को भी लिया था, क्योंकि झांसी झांसी जो था, झांसी की रानी, उसको कोई अपना बेटा नहीं था, गोद लिया हुआ बेटा था, और अंग्रेजों ने गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं माना कि नहीं हम वारिस नहीं मानेंगे, इसको इसको हम अपने कब्जे में ले लेंगे, जिसके लिए झांसी की रानी लड़ाई भी लड़ी और लास्ट में मर गई, हार, मतलब लड़ते लड़ते मर गई। और अंग्रेज को फिर झांसी भी मिल गया, सतारा भी मिल गया,
संबलपुर भी मिल गया, उदयपुर भी मिल गया, नागपुर भी मिल गया। तो बोल दिया कि जिस राजा को बच्चा नहीं है वो किसी को गोद लेकर के नहीं बना सकता, और इस आधार पे 1848 में सतारा पे कब्जा कर लिया, 1850 में संबलपुर पर कब्जा कर लिया, 1852 में उदयपुर, 1853 में नागपुर और 1854 में झांसी को भी ले लिया। आखिरकार, हालांकि झांसी की रानी 1857 के युद्ध में मरी है, अभी मरी नहीं है। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। अब 1856 में क्या हुआ, अवध को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। उसका कहना था, अंग्रेज का कहना था कि अवध का जो नवाब है वो सही से शासन नहीं कर रहा है, अपने जनता के साथ न्याय नहीं कर रहा है। यही कहकर अंग्रेजों ने अवध पर भी कब्जा कर लिया। कब? 1856। देखो, 1848 में सतारा पे किया, 1850 में संबलपुर पर किया, 1852 में उदयपुर पे किया, 1853 में नागपुर, 1854 में झांसी। इस तरह जब सबको कब्जा में लेने लगा तब जाकर के 1857 में अब सबको अपने अंडर में ले रहा है तो धीरे धीरे तो सब फिर लड़ने के लिए वो तैयार होगा ना, तब जाकर 1857 में विद्रोह हुआ। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। सबको अपने कब्जे में लेता गया। 48 में लिया, 50 में, 52 में, 53 में, तो अब सब जो गुस्साया हुआ सब था, फिर क्या हुआ, 1857 में विद्रोह किया, जिसको कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप नवाब के भतीजे हैं, आपको बचपन से ही यह एहसास कराया गया है कि एक दिन आप राजगद्दी संभालेंगे। अब आपको पता चलता है कि विलय नीति के कारण अंग्रेज आपको राजा नहीं बनने देंगे, तो आपको कैसा लगेगा? राजगद्दी पाने के लिए आप क्या करेंगे? वाजिब है कि अंग्रेज से लड़ेंगे। अंग्रेज बोल दिया कि नहीं, अब अपना बेटा नहीं है तो अब भतीजे को या किसी और को नहीं बना सकते। अब भतीजा शुरू से सोच के रखा है कि हमको बनना है, तो वो क्या करेगा? अंग्रेज से लड़ेगा। अब इस मैप से हम समझेंगे कि कब से कब तक कहां कहां अंग्रेज का शासन था। ये 1797 ईस्वी का मैप है। 1797 यानी 1797 पर बस ये इतने से एरिया पर अंग्रेज का अधिकार था। ये पूरा एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक जो येलो कलर में दिखाया गया है, इस पूरे जिसमें कि अभी जो यूपी का बनारस है वो भी शामिल है, बिहार भी शामिल है, पश्चिम बंगाल और इधर का ये सारा एरिया, ये सारे एरिया को मिला करके ही बंगाल स्टेट बोला जाता था। ठीक है, बाद में बिहार बंगाल से अलग हुआ है। यहाँ बनारस से लेकर के और इस तरफ का ये सारा सारा एरिया जो था, पूरे एरिया को मिला करके ही बंगाल स्टेट बोला जाता था। सब उसी में बंगाल में ही शामिल था। तो सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ, बंगाल स्टेट पर कब्जा किया अंग्रेज, और इधर इतना सा कब्जा था अंग्रेज का। उसके ये 1797 की कहानी है, ये 1840 की कहानी है। 1840 में इधर यहाँ कब्जा हो गया था, बंगाल पर तो था ही, यहाँ भी कब्जा किया था, इधर कब्जा किया, इधर कब्जा किया। ये सब वो जगह है जो अंग्रेज के कब्जे में था। इधर कब्जा किया, ये बस मैसूर बचा हुआ था जो टीपू सुल्तान का एरिया था, हैदराबाद बचा हुआ था, इधर भी कब्जा कर लिया था। और अब ये है 1857 जब विद्रोह हुआ। 1857 में क्या हुआ, उत्तर पश्चिम वाला ये वाला जो एरिया है, जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, इस पर इसलिए कब्जा कर लिया कि इधर से रूस ना आ जाए। ठीक है, रूस ना आ जाए, इसलिए इस पर कब्जा करके रखा। इस पर भी कब्जा कर लिया, और ये सब जितना एरिया है, बस सब पर जितना भी येलो कलर से दिख रहा है, सब पर अंग्रेजों का कब्जा था। ठीक है, अब हम देखेंगे नए शासन की स्थापना। तो ये 1857 तक आते आते यहाँ जहां जहां पर ये येलो कलर दिख रहा है, वहां वहां पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। और 1857 में ही सिपाही विद्रोह हुआ, जिसको हम लोग भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। ठीक है, अब हम देखेंगे नए शासन की स्थापना।
जब इतने इतने जगह पर कब्जा कर लिया तो कैसे अंग्रेजों ने फिर नए शासन की स्थापना की।